व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हाल चाल, कैसे हो? सब बढ़िया, चकाचक। ठीक है, तो गाइज हम लोग आज की क्लास में पी ब्लॉक एलिमेंट का डाई नाइट्रोजन स्टार्ट करने वाले हैं। तो कॉपी पेन उठा लो और डाई नाइट्रोजन से मुलाकात के लिए तैयार हो जाओ। वी आर गोइंग टू स्टडी डाई नाइट्रोजन। गाइज क्या करने वाले हैं, एक ओवरव्यू ले लो। डाई नाइट्रोजन क्या होता है, इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, क्या होती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, क्या होती है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, क्या इसे किसी स्पेशल मेथड से बनाया जाता है, तो उस पूरी स्पेशल मेथड के बारे में पढ़ेंगे और इसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइस अब हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जैसे अभी आपको पढ़ाऊंगा डाई नाइट्रोजन, जी हाँ दोस्तों नमस्कार। इसके बाद में आपको पढ़ाऊंगा HNO3 और फिर आपको पढ़ाऊंगा फास्फोरस के बारे में। तो इसी तरीके से हम लोग इसे पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है गाइस, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मृत्युंजय पंड्या, आप देख रहे हैं ग्रेविटी सर्कल। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, हो गया, मजा आया, हो गई, खुश हो गए, पेट भर गया, आगे बढ़े, पढ़ाई करें। चलिए थोड़ी सी एक बार थोड़ी बॉलीवुड गिरी दिखानी पड़ती है यहाँ आकर मुझे, ताकि आप लोगों का पढ़ने में मन लगे। चलिए गाइस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डाई नाइट्रोजन। सबसे पहली बात, डाई नाइट्रोजन इज अ डाई एटॉमिक गैस। इट इज ऑलवेज प्रेजेंट एज अ डाई एटॉमिक गैस। इट इज ऑलवेज प्रेजेंट एज अ डाई एटॉमिक गैस, यानी कि अगर अपन बात करें एलिमेंटल फॉर्म में, इन एलिमेंटल फॉर्म it is always found in N2 स्टेट, यानी ये डाई एटॉमिक स्टेट के अंदर ही पाई जाती है। डाई एटॉमिक यानी इसका डाई एटॉमिक स्टेट ही होता है। तो अपन यहां पर डाई एटॉमिक लिखना पड़ेगा मुझे, डाई एटॉमिक। तो इट इज ऑलवेज फाउंड इन इट्स डाई एटॉमिक स्टेट। क्या मेरे प्यारे बच्चों को बात समझ में आ गई? ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर किसी भी तरीके की? अगर अपन इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पर आप सब जानते हैं, इन नाइट्रोजन देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द नाइट्रोजन। तो बेसिकली देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड। तो यहां पर ड्यू टू अ ट्रिपल बॉन्ड its bond enthalpy is very high, therefore it is inert at room temperature। यानी आपके नॉर्मल इस रूम टेम्परेचर पे ये इनर्ट होती है, मतलब किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने अगर ये वर्ड आता है इनर्ट, तो आप इनर्ट का मतलब सिर्फ नोबल गैसेस ना समझें। इनर्ट का मतलब होता है जो नॉन रिएक्टिव हो। तो रूम टेम्परेचर पर आपकी नाइट्रोजन इनर्ट है, मतलब किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगी। और अगर आपसे पूछे ऐसा क्यों, तो आप बताएंगे कि नाइट्रोजन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है, एक सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड। देयर इज one sigma and 2 pi bonds are there. So therefore in 1 sigma and 2 pi की वजह से, बॉन्ड इंथैल्पी ज्यादा होने की वजह से आप लोगों को, मेरे लाडले बच्चों को, ये बात ध्यान रखनी दैट इट इज इनर्ट। ठीक है, चलिए अब अगर अपन बात करें इनकी प्रिपरेशन की, तो लेट्स टॉक अबाउट द प्रिपरेशंस ऑफ डाई नाइट्रोजन। यानी आप डाई नाइट्रोजन को कैसे प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहला प्रिपरेशन मैं आपको पढ़ाऊंगा इंडस्ट्रियल लेवल पर, यानी जो इंडस्ट्री के लेवल पर, अगर आप इंडस्ट्रियल लेवल का मतलब क्या होता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है जहां पर लाखों लीटर नाइट्रोजन गैस बनाई जाती है। तो कैसे बनाए नाइट्रोजन गैस? इतनी सारी गैस बनाने के लिए क्या किया जाए, तो यहां पर एक सिंपल मेथड यूज करी जाती है, दैट इज डिस्टिलेशन मेथड। यहां पर कौन सी मेथड का इस्तेमाल किया जाता है? डिस्टिलेशन मेथड का। क्या किया था इस मेथड के अंदर? देखिए, हम लोग सब जानते हैं कि हमारी जो एयर होती है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। हम लोग सब जानते हैं दैट एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। और एयर के अंदर 78% किसका होता है? नाइट्रोजन का, 21% होता है ऑक्सीजन का, एंड लगभग 1% के आसपास आपकी अदर गैसेस होती हैं। तो क्या किया जाता है, सिंपल डिस्टिलेशन मेथड से इस नाइट्रोजन गैस को सेपरेट आउट कर लिया जाता है फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एयर। तो डिस्टिलेशन किसका किया था? डिस्टिलेशन किया जाता है ऑफ योर
एयर, यानी जो आपकी एयर है, जो इस रूम में अभी एयर प्रेजेंट है, इसको डिस्टिलेशन कर लिया जाता है। अब डिस्टिलेशन कैसे करें, तो इनके पास में बड़ी बड़ी मशीनरीज होती है जिसमें डिस्टिलेटर लगे हुए होते हैं, और क्या करते हैं, बड़े कम टेम्परेचर पे, बड़े लो टेम्परेचर पे, यानी कि आप मान के चलो बहुत लो टेम्परेचर पे ये गैसेस हो जाती है सॉलिडिफाई। तब क्या किया जाता है, इन गैसेस का हल्का हल्का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ये गैसेस लिक्विफाई होंगी और फिर गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जिस गैस का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जिस गैस का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, वो जल्दी बॉइल हो जाएगा, मतलब आप उसको कम टेम्परेचर दोगे और बॉइल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो आप 10 केल्विन्स पर, एट 10 केल्विन्स बोथ O2 एंड N2 गेट सॉलिडिफाइड। मान लिया मैंने कि ये दोनों क्या हो गई, ये दोनों सॉलिडिफाई हो गए। अब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, 50 केल्विन्स करा, दोनों लिक्विफाई हो गई, ये भी लिक्विड हो गई, ये भी लिक्विड हो गई। लेकिन जैसे टेम्परेचर 77.7 केल्विन्स पहुंचता है, ये लिक्विड रह जाती है, लेकिन आपकी नाइट्रोजन क्या हो जाती है, गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो जैसे नाइट्रोजन गैस फॉर्म में कन्वर्ट हुई, ये डिस्टिलेटर में एकदम गैसियस भाप बन के ऊपर उड़ेगी और ऊपर अलग वेंट से होती हुई एक अलग चेंबर में कलेक्ट हो जाएगी। लेकिन नाइट्रोजन के ऑक्सीजन क्या है, वो तो अभी भी लिक्विड है। तो दो गैसेस, स्पेसिफिकली ये दो गैसेस लिक्विड फॉर्म में रहेगी 50 केल्विन पर, लेकिन आपने जैसे टेम्परेचर 77 केल्विन तक पहुंचाया, लिक्विड नाइट्रोजन गैस में बदल जाएगी, लेकिन ऑक्सीजन अभी भी लिक्विड है। तो ऑक्सीजन नीचे चेंबर में रह जाएगी, लेकिन नाइट्रोजन गैस बन के ऊपर उड़ेगी और ऊपर उड़कर कुछ अलग अलग पाइपलाइंस से होती हुई ये एक अलग चेंबर में जाकर इकट्ठी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 77.7 केल्विन्स, वहीं ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 90 केल्विन्स। तो आप देख सकते हैं क्योंकि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, इंडस्ट्रियल मेथड पर आप डिस्टिलेशन मेथड का इस्तेमाल करके आपकी नाइट्रोजन गैस को अलग कर सकते हैं। क्या ये वाली टेक्निक मेरे प्यारे बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुई? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आई गेस नहीं होनी चाहिए? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से। इंडस्ट्रियल मेथड आपसे कोई नहीं पूछने वाला, बस आप लोगों को याद रखना है कि इसको कैसे किया जाता है, डिस्टिलेशन मेथड से किया जाता है। इनफैक्ट एक बात मैं आपको टू बी वेरी प्रिसाइज क्लियर कर दूं, क्योंकि यहां पर बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा फर्क नहीं है, इस टेक्निक को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोला जाता है। इट इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। प्लीज गाइस इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए, तो गाइस हम लोगों ने यहां पर देखा कि नाइट्रोजन को अगर इंडस्ट्रियल लेवल पर, बड़े लेवल पर प्रिपेयर करना है, तो प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। ये आपके एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी इतनी मात्रा में प्रेजेंट है, इतने ज्यादा हाई अमाउंट में प्रेजेंट है कि अपने को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस इस एयर में से ही सेपरेट कर लो तो अपना बहुत काम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रिपरेशन की अगर अपन बात करें तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन एट लेबोरेटरी लेवल। तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन, लेबोरेटोरी, डेक्स्टर की लेबोरेटोरी, यहां ये बच्चा सबसे होशियार। याला कार्टून देखा है किसी ने? डेक्स्टर्स लेबोरेटरी? नहीं, मैं जब छोटा था तो आता था, बहुत अच्छा आता था, ठीक है। लेबोरेटरी प्रिपरेशन, क्या हम इसके बारे में बात करना शुरू करें? तो गाइस सबसे पहली प्रिपरेशन जो अपन यहां पर पढ़ने वाले हैं, दैट इज फ्रॉम NaNO2 एंड अमोनियम क्लोराइड। यानी हम लोग सबसे पहले लेबोरेटरी लेवल पर सोडियम नाइट्रेट नहीं प्यारे बच्चों, सोडियम नाइट्राइट, RIT, नाइट्रेट NO3 को बोलते हैं, तो सोडियम नाइट्राइट, एंड इसे बोला जाता है अमोनियम बिकॉज देयर इज NH4 क्लोराइड। तो देखिए क्या होता है प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग लेबोरेटरी लेवल पर अमोनियम क्लोराइड को सोडियम नाइट्राइट के साथ ट्रीट करते हैं, अमोनियम क्लोराइड को सोडियम नाइट्राइट के साथ ट्रीट करते हैं, तो ये क्लोरीन और ये NaCl बन के सोडियम क्लोराइड बन के बाहर हो जाता है, और यहां पर NH4NO2 बन जाता है, दैट इज अमोनियम नाइट्राइट। इसका नाम अमोनियम नाइट्राइट हो जाएगा,
अमोनियम नाइट्राइट। ठीक है, लाड़ लो, कोई दिक्कत मेरा प्यारा दोस्तों। अब हमें इस अमोनियम नाइट्रेट को हीट करना होगा। हीट करने से ये दो नाइट्रोजन गैस बन के हमें बाहर मिल जाएंगे और 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलकर पानी बन के बाहर आपके कदमों में मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, तो गाइस दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन जिसमें आप अमोनियम नाइट्रेट को अमोनियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करेंगे। तो पहले आपको मिलेगा NaCl एंड अमोनियम नाइट्रेट। ध्यान रखना ये केमिकल रिएक्शन NCERT में डायरेक्ट दे दी है, मतलब इन दोनों को ट्रीट करके सीधे प्रोडक्ट दे दिया, बट दैट इज नॉट करेक्ट क्योंकि ये 2 स्टेप में होने वाली रिएक्शन है। पहले आपको अमोनियम नाइट्रेट एज अ बाय प्रोडक्ट मिलेगा, या मैं बोलूं ऐसा इंटरमीडिएट मिलेगा, फिर आप उसका जब टेम्परेचर रेस करेंगे तो नाइट्रोजन और वाटर अलग मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अगर अपन बात करें। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जब आप ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन करते हो तो यहां पर कभी कभी क्या होता है कि ये जो नाइट्रेट है इसको हीट करने के बाद ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और HNO2 ये भी कभी कभी बन जाता है और कभी कभी आपको HNO3 भी मिल जाता है, एक्सेट्रा। इसकी आपको इंप्योरिटीज मिल सकती है, आर ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ इंप्योरिटीज आर प्रेजेंट विथ नाइट्रोजन। यानी आपने जो नाइट्रोजन नाम की गैस बनाई है मेरे प्यारे बच्चों, वो नाइट्रोजन नाम की गैस के साथ में आपको इतनी सारी इंप्योरिटीज देखने को मिल सकती है। इज दैट क्लियर टू यू? स्पेसिफिकली इन दो की। तो अब इसको कैसे अलग करें, तो क्या करना पड़ता है, देयरफॉर दिस प्रोडक्ट विथ इंप्योरिटीज, this product with impurities are treated with K2Cr2O7, with K2Cr2O7 it is treated with potassium dichromate, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इनको ऑक्सीडाइज कर देगा और इनको अपने नाइट्रोजन फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, या इनको इनके गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करके रिप्लेस कर देगा, हटा देगा। यानी ये इंप्योरिटीज हट जाएंगी कब, जब आप इसका ट्रीटमेंट करेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, स्टार बनाकर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज प्यारे बच्चों इसको नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। ठीक है, कोई दिक्कत, पक्की बात। चलिए कैसे होगा, क्या होगा, इसके बारे में हमको ट्रीटमेंट के बारे में कोई डिस्कस करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। नॉट इंपॉर्टेंट फॉर जेई, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर नीट, और सीबीएसई बोर्ड्स ने तो इस बार इस टॉपिक को हटा ही दिया है, तो नॉट इंपॉर्टेंट फॉर दैट ऑल्सो। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये HNO3 और NO इन दोनों को अभी अपने ऑक्सीडेशन की ज्यादा जरूरत है। तो ऑक्सीडाइज करने के लिए इनको इनके बाय प्रोडक्ट फॉर्म में या नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में तोड़ने के लिए K2Cr2O7 बेस्ट है। तो ये यहां पर इस तरीके से यूज किया जाएगा। क्या ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया? क्या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, वो आप बाद में भी लिख सकते हो, मैं उसको अभी रब नहीं करता। चलो सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन की मेरे प्यारे बच्चों के साथ मैं बात करूंगा, फ्रॉम अमोनियम डाइक्रोमेट। नाउ व्हाट इज अमोनियम डाइक्रोमेट? पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसा है, K2Cr2O7, वैसे ये होता है K2Cr2O7 की जगह ये हो जाएगा अमोनियम डाइक्रोमेट, यानी NH4 आपका अमोनियम सॉल्ट है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, अमोनियम। 2 क्रोमियम है इसलिए डाइक्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट। अब प्यारे बच्चों ये अमोनियम डाइक्रोमेट से कैसे बनेगा देखिए, तो आप लोगों को यहां पर लेना होगा स्वाद अनुसार अमोनियम डाइक्रोमेट, और इस अमोनियम डाइक्रोमेट को आपको क्या करना होगा, हीट, गरम, यानी इसको अपन बोल सकते हैं कि आप इसका क्या करने वाले हो, थर्मल डीकंपोजिशन। जब कभी भी आप किसी एक सब्सटेंस को, एक प्रकार के रिएक्टेंट को बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर देते हो और वो 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाता है, तो ऐसी रिएक्शन को डीकंपोजिशन बोलते हैं। और क्योंकि आप यहां पर हीट लगा रहे हो इसलिए इस रिएक्शन को बोला जाएगा थर्मल डीकंपोजिशन। क्या बोला जाएगा, थर्मल डीकंपोजिशन। तो थर्मल डीकंपोजिशन में सबसे पहले देखो क्या होगा, आप एक बात ध्यान रखो, Cr2O7 टूट जाएगा Cr2O3 के अंदर, ये याद कर लिया। अब एक बात बताओ, 7 में से
3 ऑक्सीजन चलेगा तो कितने बचे, 4 ऑक्सीजन। तो यहां लिखा 4, यहां लिखा O, 4 ऑक्सीजन हो गए। अब क्रोमियम भी जा चुका है, ऑक्सीजन भी जा चुका है, अब यहां पर बस बचा अमोनियम। अमोनियम में 4 हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन कितने अमोनियम में, 2 तो 4 दूनी 8, तो यहां लिख दो H2, 4 तो पहले से मौजूद है, हो गया बैलेंस, 4 मोल्स ऑफ H2O प्लस क्या बचा, अब हाइड्रोजन भी खत्म हो गया, अब सिर्फ नाइट्रोजन बचा 1 और 2 मोल्स है इसलिए 2, तो ये 2 नाइट्रोजन बन के आपको मिल जाएगा बाहर, और बल्ले बल्ले पुर, कितना इजी है। तो ये हो गया आपका अमोनियम डाइक्रोमेट से आप लेबोरेटरी लेवल पर नाइट्रोजन को ऑब्टेन कर सकते हो। दैट इज अ रियली वेरी इजी प्रोसेस और बहुत ही लल्लू चंबू है, बहुत लल्लू पंजू रिएक्शन है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, वेरी इजी। चलिए तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं आपको यहां पर पढ़ाने वाला हूं, दैट इज एक्स्ट्रा प्योर नाइट्रोजन can be obtained, extra pure nitrogen can be obtained from 2 azides। बेटा अजाइड का मतलब मालूम है क्या होता है, चलिए मैं आपको बता देता हूं, फ्रॉम बेरियम एजाइड। नाउ व्हाट इज बेरियम एजाइड, देखिए बेरियम इज BaN3 एक्चुअली N3 जो होता है ना, N3, इस N3 के ऊपर -1 चार्ज होता है, इसे अजाइड आयन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एजाइड आयन। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों, एजाइड आयन। इज दैट वेरी मच क्लियर टू यू प्यारे बच्चों, क्या इसके अंदर कोई दिक्कत, तो इसे बोला जाता है अजाइड। अब देखो अजाइड के ऊपर -1 चार्ज है, और बेरियम आपकी कैल्शियम फैमिली को बिलोंग करता है, तो बेरियम के ऊपर +2 चार्ज होने की वजह से ये एक साथ 2 अजाइड के साथ जुड़ता है, इसलिए मैंने यहां पर लिखा BaN3 2, क्योंकि यहां पर 2 N3 के आयन्स इसके साथ जुड़े हुए। ठीक है, दूसरा यहां पर मैं आपको हाथों हाथ लिख देता हूं, जिसे बोला जाता है सोडियम एजाइड। अब आप मुझे बताइए सोडियम एजाइड का क्या फॉर्मूला होगा, आप सब लोग जानते हैं सोडियम पर +1 चार्ज होता है, तो अजाइड के ऊपर -1 चार्ज होने के लिए एक सोडियम एक अजाइड के साथ जुड़ेगा, इसलिए NaN3 को सोडियम अजाइड बोला जाता है। पहले मुझे बताओ क्या इसके अंदर कोई दिक्कत, क्लियर हो गया। चलिए कैसे ऑब्टेन करेंगे, अगेन बाय थर्मल डीकंपोजिशन। कैसे ऑब्टेन करेंगे, अगेन बाय थर्मल डीकंपोजिशन। ऑलरेडी मैंने यहां पर आपको नोट करवा दिया है, हीट का मतलब थर्मल डीकंपोजिशन होता है। जैसे आप हीट करेंगे बेरियम अलग हो जाएगा, और ये 3 to the 6 देयर आर टोटल 6 नाइट्रोजन, तो 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। यहां पर बैलेंस करना होगा रिएक्शन मुझे। अब आपके पास में यहां पर 2 सोडियम अलग हो जाएगा, एंड यहां पर 3 नाइट्रोजन है, इसके 2 मोल्स है, तो N3 to the 6, तो 3 मोल्स ऑफ N2। देखो यहां पर भी नाइट्रोजन 6 है, गैसियस फॉर्म में आपको अलग मिल जाएंगे। तो गाइज ये है आपकी कुछ स्पेसिफिक मेथड ऑफ प्रिपरेशन नाइट्रोजन बनाने की। हाईली प्योर, एक्स्ट्रा प्योर की जगह मैं अगर हाईली प्योर लिख दूं तो भी चलेगा, आपकी एनसीईआरटी इसे हाईली प्योर कहती है, मैं इसको पता नहीं क्यों हमेशा एक्स्ट्रा प्योर बोलता हूं, क्योंकि मैक्सिमम प्योरिटी आपको यहां मिलेगी। इसका रीजन समझो, बेरियम और सोडियम मेटल होने की वजह से सॉलिड बन जाते हैं, तो जैसे ये टूटेंगे ये सॉलिड बन के नीचे बैठ जाएंगे, और नाइट्रोजन एकमात्र गैस है तो ये ऊपर उठ जाएगी। यहां पर इंप्योरिटी का कोई सवाल नहीं है, लेकिन यहां पर इंप्योरिटी का सवाल इसलिए होता है क्योंकि नाइट्रोजन के साथ साथ वाटर लिक्विड फॉर्म में नहीं बनेगा। आप थर्मल डीकंपोजिशन कर रहे हो, मतलब आपने टेम्परेचर 100 डिग्री के आसपास रखा हुआ है, तो ये गैस यानी वेपर फॉर्म में आपको वाटर वेपर मिलेंगे, तो ये दोनों मिक्स होने का खतरा है, इसलिए आपको यहां पर प्योरिटी कंपैरेटिवली कम मिलती है। ठीक है, क्या ये चीज क्लियर हो गई? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, तब अपन आगे बढ़ेंगे। 1 2 3 खचाक स्क्रीनशॉट लो, शाबाश। अरे मेरा प्यारे प्यारे चूजो, सूखे टमाटर में लगे हुए तरबूज के बीच, अरे क्या बोल रहे हो सर, पागल हो गए? हाँ मैं पागल हो गया हूं। चलिए अब अपन यहां पर बात करेंगे इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की। लेट्स टॉक अबाउट सम फिजिकल प्रॉपर्टीज और सम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। पहली प्यारी लाडली प्रॉपर्टी, नाइट्रोजन इज अ कलरलेस
गैस, इट इज एन ऑर्डरलेस गैस, इट इज एन टेस्टलेस गैस। क्या इन तीन प्रॉपर्टी को पढ़ने में आप लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई? पक्की बात। चलिए, क्या आपको इस ग्रुप का नाम पता है? नाइट्रोजन फैमिली? नहीं, निकोजेंस। निकोजेंस मतलब सफोकेटिंग। तो ध्यान रखना, इवन दो नाइट्रोजन इज नॉन टॉक्सिक, इट इज अ नॉन टॉक्सिक गैस। अगर ये टॉक्सिक होती तो अभी हमारे एनवायरमेंट में हमारी वाट लगा देती। लेकिन याद करो, सॉल्यूशंस में क्या पढ़ाया था? वो डीप सी डाइवर्स जब पानी के अंदर जाते हैं तो उनको एक बेंट्स नाम की परेशानी होती है। कारण हमारी बॉडी में, ब्लड में जब प्रेशर बढ़ जाता है तो ज्यादा नाइट्रोजन डिसॉल्व होती है और वो हमें सफोकेशन कॉज कर सकता है। तो हमेशा ध्यान रखना, इवन दो इट इज नॉन टॉक्सिक बट कैन बी सफोकेटिंग। यानी अगर कहीं पर सफोकेटिंग मतलब कहीं पर अगर नाइट्रोजन का लेवल बढ़ गया तो इट मे कॉज यू सफोकेशन। आपको घबराहट, आपको घुटन सी फील हो सकती है। क्या ये चीज क्लियर हो गई? फिफ्थ पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, दैट ड्यू टू ट्रिपल बॉन्ड, दैट ड्यू टू 1 सिग्मा एंड 2 पाई, दैट इज ट्रिपल बॉन्ड, दैट ड्यू टू ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर पे इनर्ट होती है। लेकिन गाइस, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाना चालू करा, जैसे 1000 केल्विन्स, 1500 केल्विन्स, 2000 केल्विन्स, तो वहां पर फिर ये रिएक्टिव होती जाती है। हेंस या ऐसा लिखना चाहिए, इट इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर बट एज टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, बट एज टेम्परेचर इंक्रीजेस its reactivity also increases। क्या ये चीज क्लियर हो गई प्यारे बच्चों? सिक्स्थ प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो ये वाटर के अंदर ज्यादा सॉल्यूबल नहीं होती। भाई वाटर के अंदर गैसेस कब सॉल्यूबल होंगी? प्यारे बच्चों, आप लोग सब जानते हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। तो अगर गैस वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में कैपेबल हो तब वो सॉल्यूबलाइज ज्यादा होगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं अमोनिया की, तो प्यारे बच्चों अमोनिया में NH3 होता है और वाटर में H2O होता है। तो वाटर का ऑक्सीजन और अमोनिया का हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। देन वाटर का हाइड्रोजन और अमोनिया का हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए दोनों मॉलिक्यूल्स के पास में हाइड्रोजन होना कंपलसरी है। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन वी ऑल नो ट्रिपल बॉन्ड बनाकर है। यहां पर है हाइड्रोजन, तो यहां पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के, यहां पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होने में बहुत तकलीफ होगी क्योंकि ये ऑलरेडी इनर्ट है। समझ में आ रही है बात आपको? तो क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए दोनों मॉलिक्यूल्स के पास में अपने अपने हाइड्रोजन होना चाहिए, जो कि यहां पर अवेलेबल नहीं है। नाइट्रोजन बहुत कम करेगा जरूर। अभी अपन देखा ना नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग बनते हुए, लेकिन कम हो रही है। जितनी अमोनिया कर सकता उतनी नाइट्रोजन नहीं कर सकता। तो कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग है मतलब कम सॉल्युबिलिटी है। तो यहां पर अपन याद रखेंगे दैट इट इज लेस सॉल्यूबल इन वाटर के अंदर ये बहुत कम सॉल्यूबल होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट बता रहा हूं, 22.5 ml या अप्रोक्सीमेटली 23.5 ml। आप याद रखो 23.5 ml इन 1 लीटर वाटर, यानी कितनी मिलती है ये? अगर आपके पास में अभी 1 लीटर पानी है तो उस 1 लीटर पानी में मात्र 23.5 लीटर ही नाइट्रोजन होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी, विच शोज दैट इट इज हैविंग अ वेरी लेस सॉल्युबिलिटी। ठीक है, 7th पॉइंट लिखेंगे, नाइट्रोजन के देयर आर 2 आइसोटोप्स। नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, व्हाट आर आइसोटोप्स? जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास डिफरेंट हो। तो आपके पास में 2 नाइट्रोजन मिलेंगे, एक नाइट्रोजन जिसका मास 15 है और एक का मास 14 है, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है। तो ये 2 आइसोटोपिक फॉर्म में मिलता है एटमॉस्फेयर में। ठीक है,
अच्छा, एक पॉइंट मैं लिखवा देता हूं, वैसे तो मैंने आपको शुरू में बता ही दिया था कि आपके नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 77.7 केल्विन्स। इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन। तो ये आपके नाइट्रोजन की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई एंड दैट इज इनफ। इतनी 7-8 फिजिकल प्रॉपर्टी आपके नाइट्रोजन के लिए इनफ होती है, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं, इट मे फाउंड इन अ रेडियो एक्टिव कंडीशन। ये थोड़ी सी रेडियो एक्टिविटी शो कर सकती है, तो कई कई जगह पर आपको इसके ऊपर एक स्टार बना हुआ भी दिख सकता है, तो दैट इज नॉट एन इशू। रेडियो एक्टिव होगा ये, ठीक है ना, मतलब इससे अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स निकलेंगे जो आपके रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से निकलते हैं। अच्छा, एक चीज और देख लो, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया। अगर आपसे कोई इसका फ्रीजिंग पॉइंट पूछे कि ये किस पॉइंट पर आने के बाद फ्रीज हो जाता है, यानी कि अगर टेम्परेचर आप 63.2 केल्विन से कम कर दोगे तो ये इस पर फ्रीज हो जाएगा, या अगर टेम्परेचर इससे बढ़ा दोगे तो ये इस पर मेल्ट हो जाएगा और इस पर आकर ये पूरी तरीके से बॉईल हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इतनी प्रॉपर्टी मोर देन सफिशिएंट है यार। अब क्या भगवान से मिलोगे, सब पढ़ लिया, इसके बारे में सब पढ़ लिया, तो जल्दी से फिजिकल प्रॉपर्टी लिखो। फिर बस ये देख लेते कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया है तो नाइट्रोजन रिएक्टिव हो जाएगा, तो कौन कौन सी रिएक्शन कर सकता है, क्या क्या केमिकल रिएक्शन कर सकता है वो देखेंगे फटाफट से। बट पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत, पक्की बात है क्या? तुम्हें इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, सोनल शेट्टी तुम्हें कुछ सिखाने वाला है, हाँ शक्ति माँ। चलो आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज। लेट्स टॉक अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। हम लोग सब जानते हैं कि नाइट्रोजन के पास होते हैं 3 बॉन्ड, यानी 3 की शक्ति। भास्कर दिवाकर चौधरी, 3 की शक्ति। तो जब इसके पास में 3 बॉन्ड्स होते हैं तो ये रूम टेम्परेचर पे इनर्ट होता है। बट आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो तो एट वेरी हाई टेम्परेचर इसके बॉन्ड्स टूट जाते हैं। देखो क्या होता है, हमारे पास में टर्म होती है जिसको बोलते हैं बॉन्ड इंथैल्पी। व्हाट इज बॉन्ड इंथैल्पी? इसको 2 तरीके से पढ़ा जा सकता है। जब 2 नाइट्रोजन के बीच में ये ट्रिपल बॉन्ड बन जाएंगे तो दोनों नाइट्रोजन स्टेबल हो जाएंगे। भाई अभी एक अकेला नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन ये भी अकेला है, दोनों नाइट्रोजन अकेले हैं, दोनों को अपना ऑक्टेट पूरा करना है, दोनों को अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों परेशान है, दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना अपना ऑक्टेट पूरा कर लेंगे तो दोनों स्टेबल हो जाएंगे। तो जब इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, एनर्जी छोड़ेंगे, तो एनर्जी जब ये छोड़ेंगे तो दैट एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड एज बॉन्ड इंथैल्पी, यानी बॉन्ड बनने के बाद ये कितनी एनर्जी छोड़ते हैं। दूसरा तरीका इसको एक्सप्लेन करने का ये हो सकता है कि अब आपके पास में N2 है जिसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आप लोग कितनी एनर्जी लगाओगे, आप लोग कितनी हीट दोगे, आप कितना टेम्परेचर बढ़ाओगे जिस पर इसका ट्रिपल बॉन्ड टूट जाए, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बॉन्ड इंथैल्पी। तो इस अभी हम लोग क्या चाह रहे हैं कि इस N2 के बीच का बॉन्ड टूटे ताकि ये किसी और के साथ रिएक्शन करे। तो बॉन्ड इंथैल्पी यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू ब्रेक द बॉन्ड, इसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट वी गिव टू N2 इज कॉल्ड एज बॉन्ड इंथैल्पी। इज दैट क्लियर टू यू? तो गाइस बॉन्ड इंथैल्पी कब अचीव होगी? जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे। रूम टेम्परेचर पे इतना ये टेम्परेचर नहीं है, इतनी एनर्जी नाइट्रोजन को नहीं दे पाएगा कि बॉन्ड तोड़ सके। लेकिन हाँ, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तब ये रिएक्शन करेगा। और सबसे पहली रिएक्शन है रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ मेटल्स। और गाइस ध्यान रखिएगा, ये हर किसी मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ रिएक्टिव मेटल्स के साथ ही रिएक्ट करेगा। मतलब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो मेटल्स हैं लगभग ये उनके साथ रिएक्ट करेगा, या कुछ ऐसे मेटल्स जो हाईली रिएक्टिव हो। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा दैट नाइट्रोजन एट हाई टेम्परेचर, नाइट्रोजन एट हाई टेम्परेचर रिएक्ट्स विथ some very reactive metals like lithium, sodium, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा, इन सब के साथ ही रिएक्शन करेगा। क्या करेगा जरा देख लेते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके पास में लिथियम है और लिथियम के साथ में आप ले आए नाइट्रोजन, तो यहां पर ये बना लेगा Li3N2। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर -3 चार्ज होता है, नाइट्रोजन की वैलेंसी -3 होती है।
और लिथियम क्योंकि ग्रुप 1 को बिलोंग करता है, लिथियम के ऊपर होता है +1 चार्ज। तो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाने के लिए इधर 3 लिथियम की जरूरत लगेगी, क्योंकि 3 लिथियम मिलकर +3 चार्ज क्रिएट करेंगे और अकेला नाइट्रोजन अपने ऊपर -3 चार्ज लेकर चलता है, तो Li3n बनेगा। तो यहां पर मैंने 2 क्यों लगाया, क्योंकि ना तो नाइट्रोजन अकेला एग्जिस्ट करता है, इसलिए मुझे यहां पर N2 लेना पड़ा। तो 2 नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए मुझे वहां पर 6 लिथियम लेने पड़े। इतना तो बेसिक आपको पता होगा। अब अगर मान लीजिए आपके पास में मैग्नीशियम है प्यारे बच्चों, तो एक बात समझो, मैग्नीशियम के ऊपर होता है +2 चार्ज और नाइट्रोजन के ऊपर होता है -3 चार्ज। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आप लोगों को इस पूरे को बैलेंस करने के लिए 3 मैग्नीशियम अगर आपने लिए तो 3 मैग्नीशियम पे +6 चार्ज आ जाएगा, क्योंकि एक मैग्नीशियम पे +2 होता है। और हम लोगों ने अभी देखा कि एक नाइट्रोजन पर कितना चार्ज होता है, कितना चार्ज होता है, -3। तो यहां पर क्या होगा, ये बना लेगा Mg3n2। समझ रहे हो, यहां पर नाइट्रोजन पर -6 चार्ज और मैग्नीशियम पर +6 चार्ज हो जाएगा। तो एक्चुअली ये ऐसा बनता है। समझ में आ गई बात। अब यहां पर आप बस 3 मैग्नीशियम ले लीजिए, तो ये बन गया आपका Mg3n2। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत, किसी भी तरीके की कोई परेशानी? प्लीज इस केमिकल रिएक्शन को जरा ध्यान से देख लीजिए। मैं बोर्ड के सामने से हट जाता हूं, जल्दी से इसको नोट करो प्यारे बच्चों, ठीक है? पक्की बात, श्योर है? अच्छा, एक बात समझना, इसे नाइट्राइड बोला जाता है। इसको क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम नाइट्राइड, RIDE। और ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा लिथियम अमाराइड प्रोवाइड ब्रिंग द हीट गर्ल, आई विल ब्रिंग द फायर। नाइट्राइड क्या कहलाएगा, ये नाइट्राइड। अच्छा, काफी बच्चे कंफ्यूज होंगे, काफी बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर NO3 नेगेटिव क्या होता है। तो ये नाइट्राइट होता है, सोडियम नाइट्रेट, सॉरी नाइट्रेट, दिस इज सोडियम नाइट्रेट। NO2 नेगेटिव इज नाइट्राइट, RIT, नाइट्राइट। एंड N-3 इज नाइट्राइड, RIDE। और अभी मैंने आपको एक सिखा ही दिया है, N3-1 इज योर अजाइड। तो प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना, ये बहुत बेसिक 9th लेवल की बातें हैं, आपको ये सब पता होनी चाहिए, ठीक है ना? अगर ये पता नहीं है तो गड़बड़ कर लोगे, फिर रोगे बैठ करके, अरे यार ये क्या हो गया, है ना? तो NO3 सोडियम नाइट्रेट, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, ये आता होगा। ये अजाइड अभी थोड़ी देर पहले देखा। NO2 भी अपन देखा था, वो अमोनियम नाइट्राइड से अपन ने नाइट्रोजन प्रिपेयर किया था, और ये नाइट्राइड है, 3 नेगेटिव नाइट्राइड। अगर नहीं पता हो तो ये नोट कर लेना, ये नोट कर लेना, एक जगह लिख लेना, काम में आएगा, ठीक है? क्योंकि जब JEE नीट जैसी या बोर्ड एग्जाम लेने बैठोगे तब फिर एग्जाम आपकी ले लेगा, फिर बोलना मत जोक मारा, मस्त जोक मारा मैंने बाबू भैया, जब माइला मस्त जोक मारा रे बाबा, मस्त जोक मारा। चलो कोई दिक्कत, यहां तक किसी भी तरीके की कोई परेशानी? तो क्या हम लोगों को रिएक्शन विद मेटल समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विथ नॉन मेटल्स। तो रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स, और इसमें मेरी फेवरेट, सबकी फेवरेट, जो अभी आप अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में पढ़ने भी वाले हो, दैट इज हाबर प्रोसेस। हाबर प्रोसेस प्यारे बच्चों, हाबर प्रोसेस एक इंडस्ट्रियल लेवल पर होने वाली प्रोसेस है, इसलिए इसको हाबर बोला जाता है। और इस प्रोसेस के अंदर अमोनिया बनाया जाता है। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया एट इंडस्ट्रियल लेवल इज कॉल्ड एज हाबर प्रोसेस। अपन पूरा इसका डायग्राम, इसका फ्लो चार्ट, ये कैसे बनता है, अपन अगले वीडियो में अमोनिया में जरूर देखेंगे। बट अभी आप इतना ध्यान रखिए कि जब आप नाइट्रोजन को हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कराते हो तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, इस बात का ध्यान रखना। यहां पर आप लोगों को टेम्परेचर लगभग 700 केल्विन्स का, लगभग 200 ATM का प्रेशर, और आयरन को आपको एज अ कैटलिस्ट लेना पड़ेगा। और इस कैटलिस्ट के लिए भी आपको मॉलिब्डेनम, लेना पड़ेगा एज अ प्रमोटर। याद करो, मैं आप लोगों को सरफेस केमिस्ट्री में प्रमोटर एंड पॉइजन पढ़ा चुका हूं, और यह बात वहां पर भी कर चुका था कि इस प्रोसेस के अंदर अगर आपने आयरन को कैटलिस्ट चूज किया तो आपको मॉलिब्डेनम डालना पड़ेगा, प्रमोटर। यानी ये प्रमोटर
इस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से ये जल्दी जल्दी इनकी रिएक्शन करके प्रोडक्ट देगा। गाइस, आपका सवाल कि आपने कितना अच्छे से पढ़ा, क्या आप कैपेबल हो एग्जाम क्लियर करने के लिए, मुझे बताओ इस केमिकल रिएक्शन में अगर मॉलिब्डेनम प्रमोटर है तो पॉइजन कौन है? कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताओ। आई वांट आंसर। हाबर प्रोसेस में पॉइजन की तरह कौन एक्ट करेगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, वीडियो पॉज करके फिर पूरा वीडियो कंप्लीट करना है। जल्दी से आंसर लिखो, क्या होना चाहिए सोचो, ठीक है ना? आई वॉन्ट आंसर्स। जितने आंसर दोगे सबको लाइक करता हूं मैं, जानते हो सबको हार्ट दूंगा मैं। चलो तो आगे आपकी इच्छा। तो ये गाइस कंबाइन होकर बनाएंगे 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस। ये आपको क्या बनाकर देंगे? अमोनिया गैस। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, मतलब अगर टेम्परेचर कम हुआ और प्रेशर कम हुआ तो रिएक्शन वापस से कहां भागने लगेगी? रिएक्टेंट की साइड, यानी फिर अमोनिया टूट टूट के आपको क्या देने लगेगा? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। क्या मेरे प्यारे बच्चों को ये वाली रिएक्शन क्लियर है गाइस? ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लो। चलो क्या बोलूं इसके लिए मैं, जल्दी से इसको नोट करो, ठीक है? अच्छा, थोड़ी सी जगह मैं यही लिख देता हूं, मैं सोचा था पहले रब कर दूं पर मैं यही लिख देता हूं, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, यही लिख लेते हैं। रिएक्शन विद ऑक्सीजन कोई ज्यादा बड़ी रिएक्शन नहीं है तो यही लिख लेते हैं। बट एक बात ध्यान रखना, इट इज ऑलवेज टेक प्लेस एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, लगभग 2000 केल्विन। 2000 केल्विन का टेम्परेचर चाहिए। 2000 केल्विन मतलब आप मान के चलो लगभग 1623 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर चाहिए। 1623 डिग्री, 44 डिग्री में आपकी और मेरी वाट लग जाती है गर्मी में। इतना हाई टेम्परेचर, समझ रहे हो कितना ज्यादा हाई टेम्परेचर पर ये रिएक्शन करेगा? क्या होगा? N2 जो कि रूम टेम्परेचर पे इनर्ट है इज रिएक्टिंग विथ O2 जो भी रूम टेम्परेचर पे इनर्ट है, दोनों रूम टेम्परेचर पे इनर्ट है। तो जब आप बहुत सुपरबली हाई टेम्परेचर दोगे, यानी जब आप हीट करेंगे और कितना टेम्परेचर देंगे? लगभग 2000 केल्विन, तो ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इट विल बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत? तो गाइस ये कुछ केमिकल रिएक्शंस है जो हमारे नाइट्रोजन अंकल कर सकते हैं, इसके अलावा ज्यादा रिएक्शन इनकी बस की बात नहीं है, ठीक है? चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन वी विल टॉक अबाउट यूजेस ऑफ नाइट्रोजन अंकल। स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए बहुत बढ़िया, आपको जिसके यूजेस डिस्कस कर लेता हूं मैं। आपके एनसीईआरटी में एक डब्बा बना हुआ है, एक डब्बा, और उस डब्बे के अंदर इसके कुछ यूजेस लिखे हुए हैं, आपको पता होना चाहिए। देखो पता होगा तो अच्छी बात है, कभी खुदा ना खास्ता कभी आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो पहला यूज, भाई नाइट्रोजन अमोनिया बनाकर दे रहा है। अमोनिया हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं अमोनिया को, मालूम है? तो उपजाऊता प्लांट्स की फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, अच्छी फसल के लिए अमोनिया का इस्तेमाल किया जाता है। तो अमोनिया प्रोसेस के लिए नाइट्रोजन ही इस्तेमाल हो रहा है, तो नाइट्रोजन पहला यूज हो गया। तो पहला क्या यूज हो गया? इट इज यूज्ड इन Haber's process. It is used in Haber's process for the preparation of ammonia, NH3, which is used as an important fertilizer. ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे प्यारे बच्चों को? जल्दी 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 देख लो, कोई दिक्कत आ रही हो तो पूछ लो। अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं, CaCN कैल्शियम साइनाइड, CaCN इसको मार्केट में नाइट्रोलियम के नाम से बेचा जाता है। यह एक तरीके का फर्टिलाइजर है। जब यह पानी के साथ मिलता है तो यह बना लेता है CaCO3 प्लस अमोनिया। तो आप देखो अमोनिया फर्टिलाइजर है, तो एक्चुअली मार्केट में नाइट्रोलियम बिकता है, कैल्शियम साइनाइड। और जब आप इसे मिट्टी में डालते हो और जब पानी छींटते हो तो इनकी होती है रिएक्शन, कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट बनके पानी से बाहर हो जाता है। इसका पानी के अंदर कोई सॉल्युबिलिटी नहीं है, तो इसकी मिट्टी के अंदर भी कोई सॉल्युबिलिटी नहीं होगी, लेकिन अमोनिया मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाता है और प्लांट इसे अंदर खींच के अच्छे तरीके से ग्रो होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तीसरा, ये सब जीरो टेम्परेचर यानी टेम्परेचर माइनस में, आपने देखा होगा कई ऐसे अपने इंस्टा वगैरह पर
और फूड चैनल्स पर वीडियो आते हैं जो इंस्टेंट आइसक्रीम बनाकर देते हैं। जो फ्लेवर की आइसक्रीम बोलोगे उसको पहले मिक्स करेंगे और एक डब्बा खोलेंगे जिसमें से धुआं निकलता है, उसमें हाथ डाल के बाहर निकालेंगे, कुछ सेकंड्स में आपकी आइसक्रीम जम के कड़क हो जाती है। तो उस डब्बे में क्या होता है, दैट इज लिक्विड नाइट्रोजन। तो प्यारे बच्चों, जो आपका लिक्विड नाइट्रोजन होता है, लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज्ड एज एन रेफ्रिजरेटर, इज यूज्ड एज अ गैस इन रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन, ये रेफ्रिजरेशन के लिए, फॉर कूलिंग पर्पसेस के लिए प्यारे बच्चों इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आपको सब जीरो टेम्परेचर, ये आपको सब जीरो टेम्परेचर अचीव करने में मदद करता है। क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? ठीक है, अच्छा लास्ट यूज एक अपन पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये नाइट्रोजन कैसी गैस है, इनर्ट गैस। तो इट इज यूज्ड टू क्रिएट, इट इज यूज्ड टू क्रिएट इनर्ट atmosphere, it is used to create inert atmosphere, especially in iron and steel industries, especially in steel and iron industries, यानी ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पर बहुत हाई टेम्परेचर पर आप आयरन वगैरह को निकालते हो या उसको स्टील में कन्वर्ट करते हो। तो अपन ने मेटलर्जी में पढ़ा था ना, तो जहां पर अपन आयरन से स्टील बनाते हैं वहां पर तापमान ज्यादा होता है, तो आयरन किसी और के साथ रिएक्शन ना कर ले, उसको रोकने के लिए, इनर्ट एटमॉस्फेयर बनाने के लिए अपन यहां पर नाइट्रोजन गैस का यूज करते। तो गाइस ये थी पूरी की पूरी कथा आपके नाइट्रोजन की। आई होप नाइट्रोजन अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब अगले वीडियो में अपन बात करेंगे अमोनिया की, फिर ऑक्साइड्स की। चैप्टर बड़ा है, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि चैप्टर छोटा नहीं है, बहुत सारी चीजें पढ़नी है। ये चैप्टर सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है, और उसके बाद में फिर मुझे लगता है अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड थोड़ा लंबा चलेगा। बट ठीक है, मैं इस चैप्टर को 3-4 पार्ट में तोड़ के पढ़ा रहा हूं। ग्रुप 15 की अलग प्लेलिस्ट है, ग्रुप 16 की अलग बनाएंगे, 17 और 18 की अलग अलग बनाएंगे। सबकी प्लेलिस्ट अलग है, आपको ऐसा लगेगा अलग अलग चैप्टर पढ़ रहा हूं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छे तरीके से उसको नोट करो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आए तो कमेंट सेक्शन में लिखो, इसका आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप लोग सही दोगे। सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको आंसर आ जाएगा। चलिए तो गाइस आज का वीडियो यही खत्म करते हैं, बाकी की बातें अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।